10-12 दिन का समारोह था, उसमें मेरा पहला कार्यक्रम हुआ। उसके बाद फिर मैंने आना शुरू किया मुंबई, कलकत्ता में मैं 56 में जाके बजाया। एक लाला बाबू थे, ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस किया करते थे, वहाँ पहली बार ये चलते चलते इसका मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। चौरासिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके गुरु जी भी वहाँ मौजूद थे, पंडित लालमणि मिश्र जी, और पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। इतने विद्वान संगीतज्ञ थे, तो उनको भी संतूर इतना अच्छा लगा, उन्होंने बाद में इस पर काफ़ी काम करके उन्होंने भी बताया उसको। मेरी पहली मुलाकात होगी 56 में कलकत्ता में। तो ऐसे जब मेरे प्रोग्राम शुरू हुए तो मुझे जो फीडबैक आना शुरू हुआ लोगों का, वो ये था कि जो आम सुनने वाले थे, तब तक मैंने इसकी टोनल क्वालिटी पे काम कर लिया हुआ था, उनको सुनने में लगे एक बड़ा मधुर साज है, बहुत अच्छा है, अलग है। कई लोग बोले जलतरंग की तरह है, हालांकि जलतरंग की रिएक्शन शुरू हुई, लेकिन संगीतज्ञों की तरफ से और म्यूजिक क्रिटिक की तरफ से एक दूसरी तरह का रिएक्शन हुआ। उन्होंने ये कहा कि नहीं साहब, ये साज जो है इस पर क्लासिकल म्यूजिक नहीं बज सकता। और जहाँ भी मैं प्रोग्राम बजाऊं, इस किस्म के मेरे म्यूजिक रिव्यूज आते थे और यही उसका रिएक्शन अक्सर होता था। तो मैं अपने पिताजी को जाके बताऊं, कभी वो मेरे साथ भी आते थे प्रोग्राम में, उन्होंने फिर भी मुझे यही कहना कि नहीं, तुमको यही बजाना है और इस पर काम करो। तो मेरी वो जद्दोजहद तरीका मैंने जारी रखा कि इस पर क्या काम किया जाए। मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। अभी खास जैसे चीज़ें हैं, मैंने बताया आपको कि मीट और गमक, इसका जिक्र करना बड़ा लाजमी है कि ये बहुत ज़रूरी बातें समझी जाती हैं हमारे संगीत की, और जितने बाकी के साज हैं उन पर वो गुंजाइश है वो चीज़ करने की। लेकिन ये अलग बात है कि हर साज उस चीज़ को अपने अंदाज में कहता है। सारंगी पर उसको जिस अंदाज में कहा जाएगा, सितार पर उससे अलग अंदाज से कहा जाएगा, और सरोद पर सितार से अलग अंदाज से कहा जाएगा। जैसे कि सितार पर आप तार को पर्दे पर जब खींचेंगे तो स्वर सा से गंधार रे मध्यम हो जाता है, वही चीज़ को आप सरोद पर सूत के साथ बजाते हैं कि आप उंगली की घसीट से उसको आगे ले जाते हैं। और सारंगी पर दोनों चीज़ों का इस्तेमाल की गज भी है और वो भी है, तो हर साज उसको अपनी तरह से कहता है। तो मैंने इस पर काफ़ी काम किया कि इस चीज़ को इस पर कैसे निकाला जाए। तो 2-3 तरीके हैं कि जैसे आप समझ लीजिए वीणा, विचित्र वीणा जैसे बजाते हैं कि छोटा सा एक पेपर वेट लेकर के और दूसरी तरफ से आप उसको बजाएं, या एक इंस्ट्रूमेंट होता है जैपनीज इंस्ट्रूमेंट कोटो। कभी कभी वो क्या करते हैं कि एक साइड पर थोड़ा सा उसको दबा देते हैं तो थोड़ा सा स्वर हिलता है, उससे 1-2 स्वर का फर्क पड़ता है। 2 तरीके हो सकते हैं। मैंने ये कोशिश की है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा करूं तो मैं किसी दूसरे वाद्य की साउंड प्रोडक्शन की नकल कर रहा हूं, और संतूर का अपना स्वभाव जो है वो स्ट्राइकर से बचता है। मुझे कोई ऐसी चीज करनी चाहिए जिसकी वो स्ट्राइकर से बजाते हुए हम स्वर पर टिक सकते हैं। वो कैसे किया जा सके, क्योंकि अगर मैं वो करता हूं तो फिर उससे बेहतर है कि मैं वो जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाऊं, बनस्पत इसके कि मैं उस इंस्ट्रूमेंट की कोई अधूरी सी बात लेकर के इस पर निकालूं। मुझे वो जचा नहीं। तो मैंने बहुत कोशिश के बाद स्ट्राइकर के साथ ही एक ऐसी टेक्निक की मैं कोशिश करता हूं कि जिसमें स्वर पे ठहर सकते हैं। जैसे आलाप के समय अगर आप सुने तो स्वर का जो तांता है वो टूटता नहीं है। जब मैंने इस तरकीब को इस्तेमाल करना शुरू किया तो बहुत सारे लोग, संगीतज्ञ भी और म्यूजिक क्रिटिक भी, उनको ये महसूस हुआ कि वो बात अब होने लगी है जो उनको एतराज था कि संतूर पर ये नहीं हो सकता था। तो इस
जिद्दत कह लीजिए, एक तरीका कह लीजिए उस बात को कहने का। इससे ये फर्क हुआ कि लोगों ने, जो लोग पहले एतराज़ करते थे संतूर के बारे में, उन्होंने इसको मानना शुरू कर दिया। ये करीब समझिए 60 के एंड में जाकर के हुआ होगा। तो करीब 10-12 साल तक ये जद्दोजहद चलती रही, और उसके बाद तो खैर फिर संतूर की यात्रा शुरू हो रही है और चल रही है अभी तक। तो ये एक शॉर्ट में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। अभी बात आगे बढ़ेगी, आप लोग मुझे जो पूछना चाहें सवाल पूछिएगा, तो फिर कुछ और वार्तालाप हो सकता है। पंडित जी, ये बताएं कि जैसे संतूर आपने बजाना शुरू किया, संतूर बजता रहता है, एक प्रभावशीलता निर्मित हो जाती है, फिर अचानक आप संतूर के तार मिलाते हैं, फिर ये क्रम लगातार चलता है, तो इससे वो जो तन्मयता, ये जो प्रभावशीलता बाधित होती है, तो क्या इस संतूर की सीमा है या इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, ये किसी साज के साथ भी हो सकता है, और ये ऐसा भी नहीं है कि हमेशा और हर दिन होना चाहिए या होता है। क्या होता है कि हम लोगों के जितने साज हैं, तार वाद्य या तबला भी, जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उनका असर उन पर होता है। तार पर असर होता है, लकड़ी पर असर होता है, और चमड़े पर असर होता है, चाहे सरोवर भी हो। अगर आप ग्रीन रूम में बैठे हुए हैं और वहाँ का टेम्परेचर अलग है, जब हम स्टेज पर जाते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर उससे 6-8 डिग्री अलग होता है, तो स्वाभाविक उस पर असर पड़ता है। और बजाते बजाते भी कभी कभी होता है। हमारे पास 2 ही तरीके हैं, या तो हम बेसुरा साज बजाते रहें और उसको मिलाएं ना। जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, तन्मयता, तन्मयता तभी होती है जब भी आपकी कंसंट्रेशन टोटली उस तरफ हो, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं हो। जब हम बजा रहे हैं और कोई स्वर किसी वजह से, किसी कारण से, टेम्परेचर की वजह से या किसी वजह से अलग हो गया, तो हमारी तन्मयता वहीं टूट जाती है। जब तक हम उसको वापस ना मिला लें, मैं समझ सकता हूँ कि सुनने वालों को इसमें काफ़ी एक झटका लगता है कि वो अपने आनंद में होते हैं, सडनली ऐसा हो गया। तो या तो हम बेसुरा सांस मिलाते रहें, उसको बजाते रहें, या फिर हम उसको सुर में मिला लें। और ये रोज़ नहीं होता। कई दफ़े ऐसा भी होता है कि हम ट्रैवल करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पहुंच गए और हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई फ़र्क नहीं हुआ। ये कुछ समझ में नहीं आता क्यों ऐसा होता है। और कभी ऐसा होता है कि यहीं से बैठ करके बाहर जा रहे हैं और फ़र्क हो गया। लेकिन ये तो कोई भी संगीतज्ञ जिसको सुर के साथ प्यार है बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि उसका साज बेसुरा रहे और उसको बजाते चला जाए। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ कि एक बार मेहंदी हसन गा रहे थे। मेहंदी हसन अपनी तरह के एक लाजवाब सुरीले गायक हैं। उनके साथ तबला बजा रहे थे, कोई प्रोग्राम चल रहा था। 2-3 बार उन्होंने उनसे कहा कि आप तबला जरा ठीक कर लो। फिर उन्होंने मिलाया। फिर जैसे कभी होता है स्वर फिर थोड़ा उतर गया, गर्मी बहुत थी, वीडियो की सब लाइट्स लगी हुई है, तो इंस्ट्रूमेंट्स उससे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे। तो फिर 2-3 दफ़े कहा, तो आपके जैसा आपका रिएक्शन है सब लोगों का होता है, तो लोगों को थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कि गाते गाते फिर बीच में गाना टूट जाता है और ये शुरू हो जाता है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब स्वर थोड़ा सा भी अलग हो जाता है तो जिसको उसकी पहचान है उसको ऐसा लगता है कि जैसे आप गाना शुरू कर दिए हो। हाँ, भट्ट साहब ने जो सवाल पूछा है, ये एक ऐसा साज है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च की बात है, ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इससे मिलते जुलते साज हैं।
और पूरी रेंज आप देखिए, कश्मीर से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं जैसे चाइना है, तो चाइना में भी इससे मिलता जुलता साज है, उसको यांगचिन बोलते हैं वहाँ पर। अभी आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज में चले जाइए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिया, जो रशिया के हिस्सा थे, वहाँ पर भी ये साज है। और इधर ईरान में भी है, ईरान और इराक में। और उससे आगे आप निकल जाएं, एक थ्योरी तो ये भी है कि जिप्सी लोग जो हैं इंडिया से बाहर गए हैं, और हो सकता है कि वो लोग अपने साथ में ले गए इस साज को। अब तो ये भी मानते हैं कि जिप्सी लोगों की जो भाषा है हमारे नॉर्थ इंडियन भाषाओं से उसका मेल जोल है। तो ये इंस्ट्रूमेंट, इससे मिलते जुलते इंस्ट्रूमेंट, मैं आपको वही बताना भूल गया कि चाइना, रशिया, इराक, ईरान, ग्रीस, जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और अमेरिका और कई और कंट्रीज हैं, इससे मिलते जुलते साज हैं। और ज्यादातर कंट्रीज में सिवाय जर्मनी और ईरान को छोड़ करके लोक संगीत बजता है। आयरिश फोक म्यूजिक बजाते हैं और अपना हंगेरियन फोक म्यूजिक बजाते हैं, जिसमें काफी जिप्सी म्यूजिक का प्रभाव है। लेकिन ईरान वाले जो हैं वो पर्शियन क्लासिकल म्यूजिक बजाते हैं। और जर्मनी में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के कंपोज्ड म्यूजिक हमको मिलते हैं, हाकब्रेथ, जिसको कि हाकब्रेथ बोलते हैं जर्मनी में। तो ये एक ऐसा साज है। और दूसरा बांसुरी, हमारे भारत का वो भी लोक वाद्य है, जिसके मिलते जुलते साज आपको दुनिया भर में मिलते हैं। आप ईरान चले जाइए, वहाँ भी बांसुरी का एक मिलता हुआ रूप है। जापान में है, शाकुहाची है, दुनिया भर में है। संतूर के भी ऐसे, अभी नवंबर पिछले साल मैं एक फेस्टिवल में गया हुआ था जर्मनी में, म्यूनिख में। 3 दिन का फेस्टिवल था और वहाँ पर 3 दिन तक संतूर के ही प्रोग्राम थे। मेरा मतलब है कि इससे मिलते जुलते जो साज है, उसमें इन सब देशों के लोग थे, स्विट्जरलैंड से भी थे, फ्रेंच भी थे, और रूप थोड़े थोड़े अलग हैं। तारे किसी में कम है, किसी में और कम है। जर्मन संतूर में कभी 100 से ज़्यादा तार भी मिलते हैं और कहीं नहीं है। तो ये एक बड़ी रिसर्च की बात है कि इतनी सारे देशों में यही मिलते जुलते साज हैं, और भारत के बाकी के जो साज हैं वो उनका मेलजोल उधर नहीं है। सितार से मिलता जुलता साज ईरानी म्यूजिक में है, पर्शियन म्यूजिक में है, वो बजाते हैं। लेकिन संतूर के मिलते जुलते साज बहुत विश्व भर में। और कोई किसी अनुष्ठान या किसी ऐसे धार्मिक, जब आप ध्वनि ही सुनते हैं तो आपको सबसे पहले याद आती है पानी की, आबशार की, वाटरफॉल की। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट राजस्थान में नहीं हुआ, कश्मीर में हुआ। राजस्थान में आप सुनते हैं सारंगी का छोटा बोल, उसकी अपनी अलग ध्वनि है। तो लोक संगीत को अगर आप स्टडी करें, अभी आप पंजाब का लोक संगीत सुने और बंगाल का लोक संगीत सुने, तो दोनों जो हैं उनमें अलग अलग बिल्कुल मूड ही अलग है, और वो वहाँ के लोगों के, वहाँ के वातावरण की पूरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि वो सुनने से ही आपको वहाँ का माहौल क्रिएट हो जाता है। तो संतूर साज को सुनने से ही आपको वादी या आउटडोर एटमॉस्फेयर और नेचर और इसका प्रभाव लगता है। तो वो साज, ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसी जगहों पर ऐसे ही साज या ऐसा ही संगीत डेवलप हुआ जो वहाँ के लोगों की तर्जुमानी करते हैं। कोई और नहीं लगता कि मैंने जो किया वो कंप्लीट हो गया। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जब मैंने इसका रास्ता ढूंढना शुरू किया
तो इसका रास्ता बना नहीं था। मेरा बहुत वक्त लग गया इसका एक रास्ता अपनाने में। रास्ते से मेरा मतलब है उसकी टेक्निक बनाने में। और अभी जो लोग मेरे पास सीख रहे हैं और जो लोग मेरे से उम्र में छोटे हैं और उनको काफ़ी समय और भी और होगा बजाने का, तो उनके पास इतना रास्ता तय किया हुआ सामने पड़ा है, तो मेरे से आगे जाएंगे वो लोग, कोशिश करते रहें, जरूर होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.